નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલ પર। આજનો આપણો ટોપિક છે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી, ચેપ્ટર 18। તેમનું નામ છે અંધેરી નગરી। સાહિત્ય પ્રકાર છે ગદ્ય અને તેમના लेखक છે भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसमें हम देखते हैं विभाग पहला गद्य आधारित। प्रश्न पहला है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें प्रश्न पहला है महंत अंधेरी नगरी में क्षण भर रहना नहीं चाहते। दूसरी खाली जगह है मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। प्रश्न तीसरा कोतवाल तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली। खाली जगह चौथी है मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। पांचवी खाली जगह शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। प्रश्न दूसरा है सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। उसमें पहला वाक्य है महंत ने गोवर्धन दास से कहा था कि कभी संकट पड़े तो वह उन्हें याद करे। दूसरा वाक्य है कारीगर ने दीवार गिरने का आरोप चूने वाले पर लगाया। वाक्य तीसरा है गुरु ने सिपाहियों से कहा मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। प्रश्न तीसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है अंधेरी नगरी में बाजी और खाजा किस भाव से बिकता है। उसका उत्तर है अंधेरी नगरी में बाजी और खाजा दोनों टके सेर भाव से बिकता था। प्रश्न दूसरा है महंत ने नगर की असलियत जानने पर क्या फैसला किया। उसका उत्तर है महंत ने नगर की असलियत जानकर वहाँ क्षण भर भी न रहने का निर्णय लिया। प्रश्न तीसरा महंत ने गोवर्धन दास को क्या सलाह दी थी। उसका उत्तर है महंत ने गोवर्धन दास को उस नगर में न रहने की सलाह दी थी जहाँ टकासेर बाजी और टकासेर खाजा मिलता हो। प्रश्न चौथा है कसाई ने भेड़ किससे मोल ली थी। उसका उत्तर है कसाई ने भेड़ एक गटरिये से मोल ली थी। प्रश्न पांचवा है राजा फांसी चढ़ने को क्यों तैयार हो गया। उसका उत्तर है राजा फांसी चढ़ने को तैयार हो गया क्योंकि महंत ने कहा था कि उस शुभ घड़ी में जो मरेगा वह सीधे स्वर्ग जाएगा। प्रश्न छठा है सिपाहियों ने फांसी पर चढ़ाने के लिए गोवर्धन दास को क्या उपयुक्त समझा। उसका उत्तर है सिपाहियों ने फांसी पर चढ़ाने के लिए गोवर्धन दास को उपयुक्त समझा क्योंकि वह खूब मोटी गर्दन वाला था। प्रश्न सातवां है गोवर्धन दास गुरु की बात न मानकर क्यों पछताता है। उसका उत्तर है गोवर्धन दास गुरु की बात न मानकर पछताता है क्योंकि गुरु की आज्ञा न मानने के कारण ही एक दिन सिपाही उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाते थे। प्रश्न चौथा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है नगर और राजा का नाम सुनकर महंत ने क्या कहा। उसका उत्तर है
नगर और राजा का नाम सुनकर महंत ने कहा कि ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टकेसेर भाजी और टकेसेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। प्रश्न दूसरा है, कोतवाल फांसी से कैसे बच गया? उसका उत्तर है, कोतवाल दुबला पतला आदमी था। फांसी देते समय फांसी का फंदा उसकी गर्दन से बड़ा निकला, इसलिए वह फांसी से बच गया। प्रश्न तीसरा है, गोवर्धन दास को अंधेरी नगरी में अंधेर कब दिखाई दिया? उसका उत्तर है, राजा के सिपाही गोवर्धन दास को मोटा ताजा देखकर फांसी पर चढ़ाने के लिए ले गए। तब निर्दोष होने पर भी अपने साथ अन्याय होता देखकर गोवर्धन दास को अंधेरी नगरी में अंधेर दिखाई दिया। प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है, गोवर्धन दास ने खुश होकर अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला क्यों किया? उसका उत्तर है, गोवर्धन दास में महंत जैसी दूरदृष्टि नहीं थी। उसे बस अपना पेट भरने की चिंता रहती थी। अंधेरी नगरी में टकेसेर मिठाई मिलती थी। गोवर्धन दास को मिठाई खाने का शौक था। अंधेरी नगरी में रहकर वह कम पैसों में भी भरपेट मिठाई खा सकता था, इसलिए उसने अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला किया। प्रश्न दूसरा है, बकरी की मौत के लिए किस किस को अपराधी ठहराया गया? राजा ने किसे और क्यों फांसी चढ़ाने का फैसला किया? उसका उत्तर है, बकरी की मौत के लिए कल्लू बनिया, दीवार बनाने वाले कारीगर, चुने वाले, भिस्ती, कसाई, गडरिये और कोतवाल को अपराधी ठहराया गया। अंत में राजा ने कोतवाल को फांसी पर चढ़ाने का फैसला किया। प्रश्न तीसरा है, गोवर्धन दास पर पछताने की बारी क्यों आ गई? उसका उत्तर है, गुरु महंत का कहना न मानकर गोवर्धन दास ने अंधेरी नगरी में ही रहने का निर्णय किया था। उसने सोचा कि कम खर्च में अधिक मजे के साथ वही रह सकता था, परंतु जब दुबला पतला होने के कारण कोतवाल फांसी से बच गया, तब सिपाहियों ने गोवर्धन दास को पकड़ा। सिपाहियों को न्याय, अन्याय तथा दोषी और निर्दोष की परवाह नहीं थी। उन्हें तो फांसी पर चढ़ने लायक व्यक्ति की जरूरत थी। उनके द्वारा पकड़े जाने पर गोवर्धन दास को पछताने की बारी आई। अब हम देखते हैं प्रश्न चौथा, गोवर्धन दास की जान बचाने में महंत सफल कैसे हो गए? उसका उत्तर है, जब गोवर्धन दास को फांसी पर चढ़ाया जाने वाला था, तभी उसके गुरु महंत जी वहां पहुंच गए। गुरु ने शिष्य के कान में कुछ कहा और फिर गुरु शिष्य फांसी पर चढ़ाने के लिए आपस में हुज्जत करने लगे। इससे सिपाही चकित हो गए। राजा, मंत्री और कोतवाल भी वहां पहुंच गए। पूछने पर महंत ने बताया कि उस मुहूर्त में फांसी पर चढ़ने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग के लालच में चौपट राजा खुद फांसी पर चढ़ गया। इस प्रकार गोवर्धन दास जी जान बचाने में महंत सफल हो गए। प्रश्न पांचवा है, पाठ का अंधेरी नगरी शीर्षक क्यों दिया गया है? उसका उत्तर है कि कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा, यानी प्रस्तुत एकांकी इस कहावत को पूरी तरह चरितार्थ करता है।
एकांकी में एक दीवार गिरने के अपराध में कईयों पर दोष चढ़ा जाता है, पर अपने अपने बचाव में सब सफल हो जाते हैं। अंत में कोतवाल दोषी साबित होता है, जिसका घटना से कोई संबंध नहीं है। राजा उसे फांसी देने का हुक्म देता है। कोतवाल की पतली गर्दन फांसी के बड़े फंदे के लायक नहीं, इसलिए मोटे ताजे गोवर्धन दास को पकड़ा जाता था। अंत में महंत की चतुराई से राजा स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। इस प्रकार अंधेरी नगरी सचमुच अंधेरी नगरी है। यहाँ सच और झूठ में कोई भेद नहीं किया जाता। यहाँ न कोई कानून है न व्यवस्था। अपराध कोई करता है और दंड किसी और को दिया जाता है। इसलिए पाठ का अंधेरी नगरी शीर्षक दिया गया है। अब हम देखते हैं विभाग दूसरा, व्याकरण आधारित। उसमें प्रश्न पहला है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसमें पहला शब्द यानी मुहावरा है अंधेर होना यानी अन्याय होना। वाक्य है रिश्वतखोरी इतनी है कि जहाँ देखो वहीं अंधेर है। दूसरा है मोल लेना यानी दाम लेकर खरीदना। वाक्य है मैंने 40 रुपये में आधा किलो अंगूर मोल लिए। तीसरा है गोलमाल होना यानी गड़बड़ होना। वाक्य है बैंक के खाते में कुछ गोलमाल जरूर हुआ है। प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित कहावतों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। उसमें पहला है अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकसेर भाजी टकेसेर खाजा। उसका उत्तर हम देखते हैं कि मूर्ख शासक के शासन में अन्याय और अव्यवस्था होती है। वहाँ भले बुरे सब एक समान समझे जाते हैं। दूसरा है यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसा राजा होता है ठीक वैसे ही प्रजा होती है। राजा अगर नीतिमान होता है तो उनकी प्रजा भी नीतिपूर्ण होती है। अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा कि निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। उसमें पहला है आनंद यानी शोक, दूसरा है उचित यानी अनुचित, तीसरा है मोटा यानी पतला, चौथा है नौकर यानी सेठ। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। उसमें पहला है कसूर यानी दोष, दूसरा है नाहक यानी व्यर्थ, तीसरा है हज्जत यानी दलील, चौथा है मूर्ख यानी नासमझ, पांचवा है आफत यानी मुश्किल, छठा है प्रार्थना यानी विनती, सातवां है दशा यानी स्थिति, आठवां है सबब यानी कारण। प्रश्न पांचवा निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। उसमें पहला है न्याय मांगने वाला, फरियादी, दूसरा है मठ का मुखिया, महंत, तीसरा है तरकारी बेचने वाली स्त्री, कुंजड़िन, चौथा है चमड़े की खाल का बड़ा थैला यानी मशक, पांचवा है भेड़ बकरियां चराने वाला, गटरिया, और छठा है मिठाई बनाने वाला, हलवाई। सातवां है मशक में पानी भरकर घर घर पहुंचाने वाला, भिश्ती। आठवां है नगर का बड़ा पुलिस अफसर, कोतवाल। अब हम देखते हैं प्रश्न छठा निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। उसमें पहला है अंधेरी नगरी के लोगों में आत्मीयता का नामो निशान न था, आत्मीयता। दूसरा है लोग अपनी मूर्खता के कारण बेमौत मारे जाते थे, भाववाचक संज्ञा है मूर्खता। तीसरा यहाँ अच्छे बुरे में कोई अंतर नहीं था, भाववाचक संज्ञा है अंतर। चौथा है सही समय पर शिष्य को गुरुजी का स्मरण हो गया, भाववाचक संज्ञा स्मरण। सातवां है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए।
उसमें वाक्य पहला है, गुरु शिष्य को अंतिम उपदेश देने के लिए कुछ देर दूर ले गए। उसमें विशेषण है अंतिम। दूसरा है, बाजार में बाजी और मिठाई आदि सभी चीज़ें एक ही भाव से बिक रही थी। विशेषण है सभी। तीसरा है, एक दिन महंत और उनके 2 शिष्य अंधेरी नगरी में आ पहुँचे। विशेषण है अंधेरी। चौथा है, वहाँ मूर्ख राजा का राज्य चलता था। विशेषण है मूर्ख। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।